ओके, तो प्लेन वर्ड बता रहा है कि हमारे पास दो ही डायमेंशंस होंगी, थर्ड डायमेंशन नहीं है। और स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब, स्ट्रेन का दूसरा नाम है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन होता है जब हम किसी चीज की शक्ल बिगाड़ते हैं, डिफॉर्म कर देते हैं। तो प्लेन में स्ट्रेन मतलब हमारी जो बॉडी है जिसको हम एज्यूम कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेन की कंसिडरेशन, जो उसमें डिफॉर्मेशन हो रही है, वो हम प्लेन में डिस्कस करेंगे, थ्री डायमेंशन में नहीं करेंगे। मान लो एक सिलेंडर है, अब वो जब आप उसकी शक्ल बिगाड़ेंगे तो वो बिगड़ेगी तो कई तरीके से, लेकिन हम उसको सिर्फ प्लेन में डिस्कस कर रहे हैं कि एक प्लेन में क्या होगा। इसका मतलब मान लो एक फुटबॉल है, फुटबॉल थ्री डायमेंशन में है, उसको उसके ऊपर आपने फोर्स लगा दिया, तो जो स्ट्रेन आप डिस्कस कर रहे हो यहाँ पर वो है एक प्लेन में, कि प्लेन में क्या इफेक्ट आएगा। तो यहाँ हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होती थी, यू सिंबल है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का थर्ड एक्सिस की तरफ कंपोनेंट जीरो है। अब प्लेन स्ट्रेन की लाइन पढ़ो, ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेन, a body is said to be in state of plane deformation or plane strain parallel to x1 x2 plane if if के बाद कहता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है u1 एंड u2, वो तो फंक्शंस होने चाहिए x1 एंड x2 के। नीचे लिखा है देखो, u1 इज फंक्शन ऑफ x1 x2, u2 इज फंक्शन ऑफ x1 x2, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑन x3 मतलब u3 जीरो। तो प्लेन स्ट्रेन की ये डेफिनेशन है। स्ट्रेन के लिए सिंबल है ई आई जे, ये सिंबल स्ट्रेन का है, स्ट्रेन कंपोनेंट। और यू सिंबल है डिस्प्लेसमेंट का। तो यू सिंबल हम कह रहे हैं कि हमारा u1 और u2 फंक्शन होंगे x1 x2 के, x3 नहीं होगा कहीं भी। प्लेन, हमारा हेडिंग में प्लेन वर्ड आ गया, इसलिए x3 को हमने उड़ा दिया कि सब कुछ इंडिपेंडेंट ऑफ x3 है। अब डिस्प्लेसमेंट यानी u अगर x3 से इंडिपेंडेंट है, तो स्ट्रेन भी क्या पूरा x3 से इंडिपेंडेंट होगा? अब ये हम चेक करते हैं कि हमारा ई आई जे जो था, हमारे पास होता था आई और जे, 1 2 3 होते थे, तीन वैल्यूज होती थी। लेकिन अब हमने एक्स की वैल्यू तो 3 उड़ा दी, तो क्या ई के लिए आई जे 1 2 3 रहेंगे या क्या रहेगा? तो हमने शुरू किया, पहले E11 निकाला। अब E11 हमारा फॉर्मूला ये है, तो हम E11 निकालते हैं। हाफ u1,1 प्लस u1,1 दुगना हो गया, ये दो से दो कट जाएगा, तो टू कट गया, तो सिर्फ u11 बचा। E11 u11 के बराबर आ गया। ठीक है, अब अगली चीज E22 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही आ जाएगा, u22 के बराबर। और उससे आगे E33, चलो E33 निकालते हैं। E33 में मैंने लिखा हाफ u3,3 प्लस u3,3। u3 को हम यहाँ जीरो कह चुके हैं, इसका मतलब ये जीरो। डेरिवेटिव लेना था u3 का, लेकिन जीरो का क्या डेरिवेटिव ले, हम कोई फायदा ही नहीं, उसके डेरिवेटिव का जीरो है। ऐसे ही ये भी जीरो, तो टोटल जीरो, तो E33 जीरो आ गया। ऐसे ही हमने E12 निकाला। क्या आपको मेरी स्क्रीन पर जो मैं ये लिख रही हूँ ये दिख रहा है क्लियरली? ओके, E33 निकाला, E33 में U33 जीरो आ गया। अब E12 के लिए, हाँ जी, हाँ, यू आई जे का मीनिंग है, आपका नाम क्या है वैसे जो बोल रहा है? हाँ जी, ठीक है, ये आंसर तो सुनो पहले। यू आई जे, यू आई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे।
कॉमा के बाद, हाँ, जेएथ नहीं, डेरिवेटिव जेएथ नहीं है, एक्स जे की रिस्पेक्ट में, मतलब x1 x2 x3 अलग अलग है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू करली एक्स, ठीक है। और आपकी जो, हाँ, चलिए आगे चले। यहाँ तक के बाद अब हम कहते हैं कि E12 निकालते हैं हम। तो E12 के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ लिखती हूँ। अच्छा, E12 हाफ U1, 2 प्लस U2, 1। अब U1, 2 यही लिखा है यहाँ पर, सेम है। ऐसे ही E23 निकालेंगे। E23 में देखो U2, 3 है और U3, 2। अब E23 U2, 3 U2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x3, लेकिन x3 तो खुद ही 0 है। हमने ऊपर कह दिया ना कि x3 0 है, पहली डेफिनेशन में ही था, इंडिपेंडेंट ऑफ x3। और उसने ये भी कहा था कि U3 भी 0 है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों टर्म्स 0 + 0, 0। ऐसे ही U31 और U13 ये भी 0। तो हमने इस सारी से क्या निष्कर्ष निकाला अभी तक, कि हमारे पास, प्लीज म्यूट, E11 आ गया, E22 आ गया, E33 0, फिर E12 आ गया, E23 0 है, जिसमें 3 आ रहा है वो सारे 0 हो रहे हैं, और E31 भी 0 है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो रिलेशन था, जिसको हम लिखा करते थे, ये ई है, ई आई एल्फ, एक मिनट। अब जो हम रिलेशन लिखते थे ई आई जे, ई आई जे इज इक्वल टू हाफ यू आई कॉमा जे प्लस यू जे कॉमा आई लिखते थे। वो रिलेशन में आई और जे होते थे 1, 2, 3। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, अब हम उसे दोबारा से जनरलाइज कर रहे हैं। अब हम उसे दोबारा से जनरलाइज कर रहे हैं कि हमारे पास अब नया रिलेशन आ गया, ई अल्फा बीटा। हमने अब वर्ड यूज किया अल्फा बीटा इज इक्वल टू हाफ यू अल्फा कॉमा बीटा प्लस यू बीटा कॉमा अल्फा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, 2। हम आईजे भी लिख सकते थे अल्फा बीटा की जगह, सिर्फ बदलाव के लिए कि ऊपर आईजे था तो आईजे 1, 2, 3 थे। अल्फा बीटा इसलिए लिखा है क्योंकि अल्फा और बीटा 1 से 2 तक ही रहेंगे। तो यहाँ तक तो बहुत सिंपल था। कैलकुलेशन की जरूरत अभी आगे पड़ेगी। यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम इसके बाद एक और फॉर्मूला किया करते थे, टी आई जे इज लैम्डा कैपिटल थीटा, लैम्डा कैपिटल थीटा होता था ऐसे, डेल्टा आई जे प्लस 2 म्यू ई आई जे, ये होता था हमारा टी आई जे। ये हम करते थे। ये स्ट्रेस के लिए होता था, टी आई जे वर्ड है स्ट्रेस। हम चाहते हैं कि जबकि हमारा सिस्टम प्लेन स्ट्रेन को फॉलो कर रहा है, ये प्लेन स्ट्रेन हमारे सिस्टम पे लगा हुआ है, यानी कि सिस्टम में x3 भी 0 है, u3 भी 0 है, और साथ ही हम वो निकाल चुके हैं E11, E22, E33 स्ट्रेन सारे निकल चुके। तो अब हम चाहते हैं कि स्ट्रेस भी निकाल दें कि T11, T22, T33, T12, T23, T31 ये क्या आएंगे, इनमें से कौन कौन 0 बनेगा। और फाइनली जो ये रिलेशन मैंने यहाँ लिखा पेन से अभी, जो हम आज तक करते आए और जिसमें हम कहते थे आई जे इज इक्वल टू 1, 2, 3, अब वो रिलेशन क्या बनेगा अल्फा बीटा में, अल्फा बीटा 1, 2 करके अब वो नया रिलेशन क्या बनेगा। तो थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पहुंच जाएंगे कि वो रिलेशन ये बन गया और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, 2। लेकिन ये प्रॉब्लम कौन सी चल रही है, प्लेन स्ट्रेन ही चल रहा है, ठीक है।
कंडीशंस वही हैं कि u3 0 और x3 0। टी आई जे लैम्डा थीटा डेल्टा आई जे है और 2 म्यू ई आई जे। हमने सबसे पहले शुरू किया, कैपिटल थीटा क्या होता था? कैपिटल थीटा होता था E1, आपके पास ई के का मतलब है, ई के का मतलब है E11 प्लस E22 प्लस E33। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ई के का मीनिंग है E11 प्लस E22 प्लस E33, कहीं भी आएगा। तो मैं कह रही हूँ कि जो ये कैपिटल थीटा है वो इसके बराबर है। और जहां भी आपके पास ई आता है, अभी पीछे भी किया है हमने, E11 U1 कॉमा 1 होता है, E22 U2 कॉमा 2 होता है और E33 U3 कॉमा 3 होता है। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि कैपिटल थीटा इन दोनों के बराबर है। अब T11 निकालते हैं। चलो वैल्यू पुट की, आई और J1 हो गया, लैम्डा कैपिटल थीटा की जगह लिखा, ये आ गया। कैपिटल थीटा में तीनों ने आना है, आई और जे चाहे 1 1 हो, चाहे 2 2 हो, चाहे 3 3 हो। कैपिटल थीटा की वैल्यू ही यही है, कैपिटल थीटा में ये तीनों इकट्ठे आते हैं। कैपिटल थीटा के नीचे कोई आई जे नहीं है, ध्यान दीजिए। कैपिटल थीटा अकेला है, तो इसका मतलब आई और जे की कुछ भी वैल्यू रखोगे, कैपिटल थीटा की ये वैल्यू रहेगी। साथ में उसके है डेल्टा आई जे, डेल्टा आई जे यानी डेल्टा 1 1 हो गया। डेल्टा 1 1, डेल्टा के लिए क्या रूल होता है कि डेल्टा आई जे 0 होता है अगर आई और जे बराबर नहीं है, और 1 होता है अगर आई और जे बराबर है। तो डेल्टा 1 1 में तो बराबर हो गए, देखो डेल्टा 1 1, तो इसमें आई और जे बराबर, तो 1 हो गया ये। तो यहाँ आपने 1 कर दिया, डेल्टा 1 1, 2 म्यू E1 1, तो ये वैल्यू आ गई। T22 निकाला, फिर T33 निकाला। T33 में क्या दिक्कत आई, 0 क्यों बना? क्योंकि यहाँ आएगा E33 हमारा 0 है, तो इसलिए 0 हो गया। तो आपके पास फिर T12, फिर आपने निकाला T23। चलो T23 निकालते हैं, पहले T12 निकालते हैं। T12 के लिए हमने इस इक्वेशन में पुट करना शुरू किया, लैम्डा थीटा डेल्टा वन टू क्या होता है, 0, खत्म हो गई ये टर्म पूरी। 2 म्यू E12, अब 2 म्यू E12, देखो ये 0 बन गया, और 2 म्यू E12, 2 म्यू E12 को क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं U1 2 प्लस U2 1 बटा 2, 2 कट गया तो ये आ गई वैल्यू। ये सारे हम स्ट्रेसेस जो निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यू में आ रहे हैं हमारे सारे आंसर। T23 निकालने चले जब हम, T23 के लिए हमने कहा ये तो डेल्टा तो 0 हो जाएगा, 2 म्यू E23 हमारा ऊपर 0 आ चुका पहले ही, तो इसलिए वो पूरा ही 0 हो गया। T31 भी निकाला, वो भी 0 हो गया। तो अब हमने कहा कि हमारे ये आ गए स्ट्रेस कंपोनेंट्स 3 4 और 5 में जो लिखे हैं। ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या चाहते थे, हम क्या चाहते थे कि 3 4 और 5 में जो इक्वेशन में क्या है, T11 की वैल्यू है, T22 है और T33 है, और T12 नीचे लिखा हुआ है। अगर हम 3 और 4 को जोड़ते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है T11 प्लस T22, जो भी आ रहा है ये आ रहा है। इसमें से लैम्डा प्लस म्यू कॉमन ले लिया, 2 बाहर निकाल दिया, ये आ गया। तो पर्पस क्या है, नंबर 6 इक्वेशन क्या बता रही है, इनको जोड़ने की जरूरत क्या है? हम चाहते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेन होते हैं ये ई आई जे, डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन इन्हीं का नाम है ई आई जे, आपस में एक दूसरे में इनमें क्या रिलेशन है वो मिले। तो T11 प्लस T22 बटा 2 इंटू लैम्डा प्लस म्यू इसके बराबर है, तो दिस इज रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन अ प्लेन, T11 T22 E11 E22। म्यूट कीजिए प्लीज। अब है आगे, पुटिंग पुटिंग 6 in 5।
6 को 5 में डाल दिया। T33 का फॉर्मूला है लैम्डा इंटू E11 प्लस E22, तो वहां वैल्यू रख दी 6 है, तो आपके पास ये आ गई नंबर 7। T33 आ गया किसकी टर्म्स में, T11 और T22 की टर्म्स में। नंबर 8 लिखी हमने वही ऊपर वाली इक्वेशन। उसके बाद T13 0 था, T230 इसको नंबर 9 कह दिया। सबको अपना मतलब इनको नंबर देते जा रहे हैं क्योंकि आगे इनका इस्तेमाल होना है। 16 17 18 नंबर तक इक्वेशनें बन जाएंगी, 19 20 तक, तो वहां ये सब यूज होंगी 6 7 8 9। अब कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन को, कि जो हमने शुरू में मैंने पेन से लिखा था टी आई जे लैम्डा थीटा डेल्टा आई जे प्लस 2 म्यू ई आई जे, अब वो अल्फा बीटा के रूप में, अल्फा बीटा जब 1 2 है तो वो रिलेशन क्या बन गया, वो बन गया टी अल्फा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, थीटा की जगह थीटा स्टार लिख दिया। थीटा बेचारे की आइडेंटिटी बदल दी। पहले जो थीटा था उसकी वैल्यू थी E11 प्लस E22 प्लस E33, लेकिन अब जो स्टार लगा दिया उसका एक हिस्सा काट दिया, अब वो है E11 प्लस E22, E33 उड़ा दिया। देखो इसलिए स्टार लगाया कि अब यह जो हमारा रिलेशन है उसमें अल्फा बीटा की दो ही वैल्यू है, 1 और 2, तो अब नया सिंबल दे दिया थीटा स्टार। डेल्टा अल्फा बीटा बाकी कोई बदलाव नहीं है, बाकी डिटो सेम है। तो हमने ये बताया कि हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, प्लेन डिफॉर्मेशन से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, कोई भी वैल्यू नहीं बदली उसकी, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन वैसे का वैसा रहा। ठीक है, तो अभी तक के काम में हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने प्लेन स्ट्रेन के मामले में सारे EIJ निकाले, सारे TIJ निकाले, फिर उनके स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रिलेशन था ये वाला ये निकाल दिया। अब इसके बाद हम आगे फिर बढ़ गए। अब हम कहते हैं हम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी निकालेंगे, कि प्लेन स्ट्रेन के मामले में जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारी हुआ करती थी जिसमें I और J 1 2 3 होते थे, अब उन पे क्या असर पड़ेगा वो देखना है कि अब नई इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम बदलेगी या नहीं बदलेगी। तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम शुरू की। अब I और J को पुट किया, पहले I को 1 पुट किया। यहाँ पर हम थोड़ा संभल के चले। टी आई जे, आई को पहले 1 रख दिया तो T1J, J प्लस F1, आई को तो फिक्स कर दिया 1। अब J को बदलेंगे 1 2 3, तो देखो T11, 1, T12, 2, T13, 3 प्लस F1। समझ आ रहा है ये वाला पॉइंट कि J को अब बदला, पहले 1 पुट किया, फिर 2, फिर 3, और उसके बाद ये वैल्यूज लगा देंगे कि T13 तो 0 है तो उड़ गई, तो इक्वेशन इतनी बची, ये नंबर 12। ऐसे ही उससे अगली बन गई नंबर 13, जब मैंने I को 2 रखा, उससे आगे I को 3 रखा तो नंबर 14। यहाँ क्या हुआ, I को 3 रखते ही T31 तो पहले ही 0 है, T32 भी 0 है, T33 भी 0 है, सिर्फ F3 बचा। ठीक है, ये नंबर 14। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में अब क्या बन गई, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, 1 और 2, कोई खास फर्क नहीं आया, वही की वही फॉर्मूला है, वही रिलेशन है, तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी बदली नहीं है। दिस इज इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन प्लेन स्ट्रेन। यहाँ तक हो गया। ये जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट, मतलब इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो हमने अभी अभी की है। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें अब किस रूप में करनी है, देखो अभी अभी जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है उसको पहले देखो क्या है। ये थी ना, इसको खोल के लिखते हैं क्या है ये। आपने, आप चाहते हो आपकी जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है डिस्प्लेसमेंट के रूप में हो। डिस्प्लेसमेंट होती है यू आई, ठीक है, तो यू आई के रूप में चाहिए आपको, मतलब ई नहीं चाहिए आपके पास। टी और ई में जो रिलेशन है आप कहते हो मुझे वो टी और यू में चाहिए, बस इतना फर्क है। सारे ई को बदल के क्या बनाना है, यू। अब ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 कहाँ थी, ये रही इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 तो बहुत शुरू में आ गई थी। कहाँ से आई थी ये इक्वेशन, ये इक्वेशन आई थी इससे, टी आई जे इज इक्वल टू लैम्डा थीटा डेल्टा आई जे प्लस 2 म्यू ई आई जे। ये स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन बोलते हैं इसे तो हम।
हम कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। असल में स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन से मामला शुरू करेगा वो। T11 वगैरह निकालने के बाद इन सबको पुट करते करते आखिरी में पहुंचा देगा इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम तक, यहाँ। ठीक है, और नेवियर स्टोक्स इक्वेशन बन जाएंगी। तो पहले इसको अभी ध्यान से करते हैं कि क्या है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिख लिया T11 का फॉर्मूला, इक्वेशन 3। E की जगह पुट कर दिया U11, E22 की जगह U22, E11 U11। यहाँ तक हो गया। ये 2 म्यू है और ये है लैम्डा। ऐसे ही T22 निकाला, 15 नंबर आ गई, 16 नंबर आ गई, और T12 निकाल लिया, 17 नंबर। अब हम कहते हैं हम 12 नंबर में रखेंगे। 12 नंबर कौन सी थी? F1 वाली। F1 वाली कौन सी थी? इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम थी ना। तो हम पुट तो वही कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन को पकड़ा। T11 की वैल्यू वहां से निकाल ली U के रूप में, T22 की भी निकाल ली, T12 की भी निकाल ली। अब यहाँ क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में था टी आई जे कॉमा जे प्लस एफ आई इज इक्वल टू 0, ऐसा था। अब ये t को हम बदलेंगे, इन फॉर्म ऑफ u बदल के लिख दिया। सारा कुछ u में है यहाँ। कैसे आया? देखो, T11 था, ये T11 है, कॉमा 1। अगर मैं इसको खोलती हूँ तो ये है T11 कॉमा 1 प्लस T12 कॉमा 2 प्लस T13 कॉमा 3 प्लस F1 0। अब T11 ये है, कॉमा 1 लगा दिया। फिर प्लस 2 म्यू भी था, तो 2 म्यू वाला था U1 कॉमा 1, लेकिन ये U1 कॉमा डबल 1 कर दिया। यहाँ करते हैं। चलो, ये T11 है। क्योंकि आधे बच्चे अभी कुछ तो ब्रिलियंट होते हैं, जल्दी समझ आते हैं, कुछ को थोड़ा टाइम लगता है। ध्यान से देखो, लैम्डा E11 प्लस E22 कॉमा 1 बाहर लगा दिया सारे का, प्लस 2 म्यू E11 कॉमा 1। देखो अब यही है। सॉरी, ई में नहीं, हमें यू में करना है। तो ई में नहीं करते, अपन यू में करते हैं। हाँ जी, यू में देखो। अब यू में कहा ये है, इस पे लगाओ। लैम्डा U11 प्लस U22 कॉमा 1 प्लस 2 म्यू U1 कॉमा 11। अभी हमने सिर्फ क्या निकाला है? हमने निकाला है T11 कॉमा 1। अब निकलेगा T12 कॉमा 2। यहाँ तक हो गया T12 कॉमा 2। तो T12 ये है, कॉमा 2 बाहर, 2 आ जाएगा कॉमा करके। कॉमा 2 जब खोलेंगे तो क्या बनेगा? म्यू अंदर, U1 कॉमा, ये देखो कॉमा 2 करके लिखा हुआ। खोलेंगे तो क्या बनेगा? U1 कॉमा, अभी इसने यहाँ भी नहीं खोला, यहाँ खोला है। एक एक करके स्टेप होएगा, यहाँ तक पहले समझ लो। यहाँ तक हो गया। अब अगला स्टेप चलते हैं। इस कॉमा 1 को खोल दिया, अभी भी नहीं। अभी हमने क्या किया? कॉमा 1 खोलने से पहले 2 म्यू के दो हिस्से बनाए, एक म्यू ये और एक म्यू ये। 2 म्यू को तोड़ दिया। उसके बाद ये है बाहर कॉमा 2। तो कॉमा 1 वाला जब खोलेंगे, देखो अभी भी नहीं, अभी भी इसने ऐसे ही चलाया। यहाँ तक थे मैं। म्यू वाले को क्या किया? एक पार्ट किसके साथ मिला दिया? एक पार्ट तो मिला दिया इसके साथ। ये बन गया U1 कॉमा 22। ये है U1 कॉमा 11। देखो U1 कॉमा 11 और U1 कॉमा 22। इसको ये डेल स्क्वायर U1 लिखेगा। डेल स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? डेल स्क्वायर का मतलब देखो, U1 कॉमा 11 प्लस U1 कॉमा 22। इसका मतलब है कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 ऑफ U1 और U1 का ही विद रिस्पेक्ट टू x2 डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये डेल स्क्वायर बन गया U1। उसके बाद
ये टर्म बनी u2, 1 2, ठीक है, और ये थी u1, 1 1 तो यूज होगी, ये 1, 2 2 अब यहाँ यूज की है ये, जो एक एक रकम यहाँ आ गई डेल स्क्वायर में यूज हो गई, और उसके बाद जो बची थी यहाँ से u1, 1 1 ही है ये, और ये 2, 1 2, तो देखो 2, 1 2 और 1, 1 1, इनसे कैसे किया, इनको लिखा कि 1, 1 और अंदर 2, 2 करके बाहर 1 निकाल दिया। अब ये हमारा ई आई जे होता है, मतलब ये होता है कैपिटल थीटा एक तरह का, म्यू, ये हो गया E11, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, ये लिखा कर लिया ओवर कर लिया x1 ऑफ दिस, ये म्यू की टर्म्स होगी, ये f1 हो गया, और लैम्डा और म्यू कॉमन आ गए, म्यू और लैम्डा इनमें ये दोनों में कॉमन हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई लैम्डा प्लस म्यू कर ली थीटा स्टार बटा कर ली x1, थीटा स्टार लिखना है क्योंकि आई और जे अल्फा बीटा सिर्फ 1 और 2 है, और म्यू डेल स्क्वायर दिस, ये हमारी नेवियर स्टोक्स इक्वेशन बनी, नेवियर्स इक्वेशन। तो ये नंबर 19 तक आ गए हम। अब वो कहता है कि नंबर 16 और 17, ये थी 16 T2 थी 17, अब इनको कहाँ पुट करना है, 13 में, 13 क्या थी, 13 में देखो मैंने तो आई को 1 रखा था ना फिक्स, अब आई को 2 कर देगा, तो T21, 1, T22, 2, T23, 3, 3 वाला तो ये यूज ही नहीं कर रहा, क्योंकि 3 वाला तो हम पहले ही कह चुके 0 है, तो ये बस यहीं तक ले रहा है, F2, ये निकाला तो ये भी आ गया ऐसे सेम बिल्कुल ऊपर की तरह, और इन दोनों की हेल्प से हमने जनरलाइज करके कॉम्पैक्ट फॉर्म लिख दी अल्फा बीटा में, कि लैम्डा प्लस म्यू कर ली थीटा स्टार ओवर कर ली एक्स अल्फा प्लस म्यू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ये। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको